नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजो ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। कल हमने समास का अध्याय शुरू किया था, उसमें हमने समास की परिभाषा को, शाब्दिक अर्थ और अव्ययभावी समास को जाना था। आज हम जानेंगे तत्पुरुष समास क्या है, क्रमधारय और द्विगु क्या है। मैं अच्छे से उदाहरण सहित समझाने का आपको प्रयास करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो तत्पुरुष समास क्या कह रहा है। इसमें क्या है, तद प्लस पुरुष। यहाँ पुरुष का अर्थ किसी व्यक्ति या मर्द से नहीं लिया गया है, यहाँ पुरुष का अर्थ होता है अन्य। ठीक है, अब देखो तत्पुरुष समास की परिभाषा। दूसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में इस पद के साथ कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों की क्या आती है, विभक्तियाँ आती है। यानी ये तत्पुरुष समास पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, कारकों पे डिपेंड करता है। हमारे कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं, लेकिन उनमें से आपको याद रखना है जो पहला कर्ता है और 8 नंबर पर जो संबोधन कारक है, 2 को छोड़कर बाकी जो बीच में 6 बच्चे हैं उस पे ये तत्पुरुष समास आधारित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण ले रखा है, जल धारा एक समस्त पद ले रखा है मैंने, तो इसका अगर हमें समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल की धारा हो जाएगा। अब देखो इसको वाक्य में प्रयोग करके देखो, इसमें ये जल है ना, ये पूर्व पद है, और ये धारा है ना, उत्तर पद है। तो उत्तर पद और पूर्व पद क्या है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है भी, जल की धारा क्या है, बह रही है। जल की धारा क्या कर रही है, बह रही है। तो जल तो क्या है, पुल्लिंग हो गया, और बहना क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया, स्त्रीलिंग है। तो जल पुल्लिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब ये क्रिया जल के लिए तो नहीं आई। तो आपको ध्यान में रखना है किसके लिए आई है, इस धारा के लिए आई है। इस बह रही क्रिया का संबंध किसके साथ है, धारा के साथ है। तो कौन बह रही है, देखो धारा बह रही है, तो मैन इसमें कौन हो गई, धारा हो गई। धारा क्या है, उत्तर पद है, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ बाद में आने वाले पद या उत्तर पद धारा की प्रधानता है, इसलिए तत्पुरुष समास है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने तत्पुरुष समास के बारे में लिखे हैं। यहाँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाए या 4 तथ्य दे दिए जाए कि ऐसा कौन सा तथ्य है जो तत्पुरुष समास के लिए सही है या सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास का लिंग वचन उत्तर पद के अनुसार होता है। जो तत्पुरुष समास का जो लिंग और वचन होता है वो किसके अनुसार होता है, जो दूसरा पद जो उत्तर पद होता है उसके अनुसार होता है। समास का प्रथम पद क्या रहता है, गौण रहता है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिया, समास का एक पद लिया, समस्त पद लिया, जल धारा, तो जल उसमें क्या था, गौण था। जितना भी जो भी कार्य हुआ क्रिया का, तो वो किसके लिए हुआ, धारा के लिए हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है, और संज्ञा के साथ संज्ञा पद का अथवा संज्ञा के साथ क्रिया पद का योग बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे, इस समास के विग्रह में किसी कारक की विभक्ति रहती है, परंतु समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। जैसे जल धारा है, समस्त पद है, तो की का लोप हो गया, और जब इसका हम समास विग्रह हमने किया तो क्या हो गया, जल की धारा हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है, इस समास में कारक की विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, समस्त पदों में लोप होता है, और जब समास का विग्रह करते हैं तो वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये जो कारक के परसरक बोलो, चिन्ह बोलो, इसके आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। अगर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए ना, तो आपको ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से तो हमारे समास कितने हैं, 4 है।
लेकिन कारक जो प्रसर्ग चिन्ह है उसके आधार पर तत्पुरुष समास के आपसे भेद पूछे जाए तो आपको कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। कौन कौन से? क्योंकि मैंने बताया आपको भी, आप पहला जो करता है उसको छोड़ दो, लास्ट में जो संबोधन कारक है उसको छोड़ दो, बीच में जो 6 बच गए उस पर आधारित ये तत्पुरुष समास है। तो 6 कौन कौन से हैं देखो। कर्म का चिन्ह होता है को, और करण से मतलब जोड़ने का कार्य हो जाता है, और संप्रदान के लिए होता है, अपादान से का मतलब होता है अलग होने के लिए होता है, और संबंध में के का की होते हैं, और अधिकरण में मैं और पर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं कारकों के आधार पर हमारा ये तत्पुरुष समास चलेगा, ठीक है। अब मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इनका समास विग्रह कैसे करना है। ये है समस्त पद शरणागत, ये समस्त पद है, और इसका समास विग्रह आप शरण में आगत अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। शरणागत का मतलब क्या आता है? हमारी शरण में नहीं, मैं आया हुआ नहीं, शरण को आया हुआ है, ठीक है। शरण को आगत, शरण को आने वाला, आपको ध्यान में रखना है। शरण को आगत, तो अगर शरणागत दे दिया जाए, मुख्य रूप से आपसे पूछे तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगर अंदर से पूछा जाए तो कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखना है शरण को आगत, तो क्या आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसी प्रकार ईश्वराधीन एक समस्त पद है, और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें ध्यान रखना है ईश्वर के अधीन नहीं करना है। हम ईश्वर के अधीन नहीं होते, इस पर अधीन होते हैं, ईश्वर पर अधीन होते हैं। किस पर? प्रभु पर अधीन होते हैं, न कि के अधीन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है समास विग्रह करते वक्त आप ईश्वराधीन का समास विग्रह कैसे करेंगे? ईश्वर पर अधीन। पर और मैं आपको पता है किस में आते हैं? अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं। तो इसमें कौन सा कारक वो समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट उदाहरण देखो, मोह अंधा, यानी मोह में अंधा नहीं करना है, किसी के मोह में अंधा नहीं, मोह से अंधा हो गया है, मतलब से यानी कारण, किसी की प्रेम की वजह से, वजह यहाँ पर क्या है? मोह है, प्रेम, वजह क्या है? प्रेम या मोह है, मोह की वजह से क्या हुआ है? अंधा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, और भी मैंने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, क्योंकि तत्पुरुष जो समास है ना, इसमें से क्या होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से समास विग्रह से ही क्वेश्चन बनते हैं। तत्पुरुष समास में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा? समास विग्रह ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहाँ उदाहरण ले रखे हैं। इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है? शब्दों के अर्थ के अनुसार समास का विग्रह किया जाता है। आपको अगर दिया गया जो समस्त पद है, अगर उसका थोड़ा सा अर्थ अगर समझ में आ रहा है आपको, तो आपका समास विग्रह है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कैसे? देखो, अब बैलगाड़ी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी, गाड़ी, गाड़ी गाड़ी तो सब में आ गया, तो अब आपको बैल का, माल का, रेल का, चील का अर्थ समझना है। भी गाड़ी आने का मेन कारण क्या है? भी अब देखो, बैल के लिए गाड़ी, तो कोई बैलों के लिए खाने के तो लिए गाड़ी बनी नहीं है, तो बैल से चलने वाली, अगर आप बैल के लिए गाड़ी करते हो तो समास विग्रह गलत हो जाता है, क्योंकि बैलों के लिए नहीं बनी होती है, बैलों से चलने वाली होती है। और ये से कौन सा से? करण तत्पुरुष आएगा, इसमें करण कारक वाला चिन्ह है ये। से का मतलब होता है जोड़ना, यानी बैलों से चलने वाली गाड़ी। तो इसी प्रकार अगर बैल की जगह घोड़ा, ऊंट कुछ भी दे दिया जाए तो आपको इसका समास विग्रह ऐसे ही करना है, यानी ऊंटों से चलने वाली, घोड़ों से चलने वाली, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अब है मालगाड़ी। अब मालगाड़ी का अगर आप समास विग्रह करते हो तो माल से चलने वाली गाड़ी तो नहीं होती। अब आपको पता है माल से तो कोई गाड़ी चलती नहीं है, तो आपको क्या करना है? इसका ध्यान रखना है भी माल को इधर उधर ले जाने के लिए, ढोने के लिए काम आती है गाड़ी, तो इसका समास विग्रह भी हम अगर थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो सही कर देंगे। भी माल ढोने के लिए गाड़ी, तो के लिए चिन्ह आया है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार रेलगाड़ी, तो हम कह देते हैं रेलगाड़ी, रेल तो खुद पटरी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पटरी को। अब रेल के लिए तो नहीं होती, पटरी के लिए गाड़ी नहीं बनी,
तो किसके लिए बनी है? देखो, रेल पर यानी पटरी पर चलने वाली। तो यहाँ पर और मैं अगर जिसमें आए तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है अधिकरण तत्पुरुष से होता है। इसी प्रकार चील गाड़ी। अब चील देखो, कोई पक्षी है और चील से चलने वाली चील गाड़ी को तो चला नहीं सकता, और चील के लिए गाड़ी, तो चील कोई गाड़ी को खा नहीं सकता। तो यानी चील गाड़ी चील की उड़ान से लिया गया है, यानी चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। किसके समान उड़ने वाली गाड़ी? चील के समान, या के समान आया है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई तत्पुरुष समास नहीं है, यानी चील के साथ तुलना करके तीसरा अर्थ निकाला गया है इसमें। हवाई जहाज के समान का मतलब क्या है? हवाई जहाज। तो इसमें बहुवीर्य समास आएगा, आपको ध्यान रखना है। चील गाड़ी में तत्पुरुष समास नहीं है। अब मालगाड़ी, रेलगाड़ी, गाड़ी गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अर्थ अगर समझ कर चलते हो तो आपका समास विग्रह सही रहता है, गलत नहीं होता है। इसी प्रकार आगे मैंने और उदाहरण लिए हैं समझाने के लिए। यहाँ मैंने बली बली के उदाहरण लिए हैं। देखो, बली मीन्स क्या होता है? ये छोटी बली बैंट होता है। बहुबली वो बल में प्लस ई लगकर, ई प्रत्यय लगकर बना होता है। बहुबली जो बल होता है उसमें प्लस में ई लगा दिया जाता है। बड़ी बली क्या होता है? वो मतलब बलशाली भुजाओं वाला, वो बली अलग है। और ये छोटी बल्ली मतलब भेंट होता है, और बड़ी बली होता है बलशाली भुजाओं वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। भी पशु बली, भूत बली, नर बली, काक बली, तो सब में बली बली तो दे रखा है। अब आप पशु, भूत और नर और काक का अर्थ समझो। ठीक है, अब पशु बली, तो पशु के लिए बली। कोई पशु के लिए तो हमें लाना नहीं है किसी को मार कर काट के, यानी पशु की खुद की ही बलि दी जाएगी। तो क्या आएगा? पशु के साथ बलि का संबंध दर्शाया जाएगा, और जो संबंध दर्शाया जाएगा तो किस में चला जाएगा? संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है। भी पशु की बलि, खुद जो पशु है उसकी बलि देनी है, उसको ही भेंट करना है। ठीक है, चढ़ाना है किसी पर, तो उसका मतलब बलि के साथ क्या हो गया? संबंध हो गया, तो संबंध तत्पुरुष से हो गया। इसी प्रकार भूत बलि, अगर भूत को ही चढ़ा देंगे, भूत की बलि कर देंगे तो काम तमाम ही हो जाएगा। तो अब क्या करना है? हमें यहाँ सोचना है। भूत बलि मतलब होता है किसी कोई भूत है उसके लिए हमें भेंट करना है, तो भूत के लिए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो के लिए हो जाएगा तो किस में चला जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष में चला जाएगा। इसी प्रकार नर बलि, अब नर मीन्स तो आपको पता है मनुष्य है, तो मनुष्य तो किसी की बलि के लिए नहीं हो, यानी मनुष्य की खुद की बलि दी जाएगी। किसकी बलि दी जाएगी? मनुष्य की, यानी नर की बलि। तो की का संबंध हो गया, तो संबंध तत्पुरुष हो गया। अब काक बलि, अगर कौवे की खुद की बलि दे देंगे तो फिर वही बात है, भूत वाली बात हो जाएगी। तो काक के लिए, हमें काक के लिए बलि देनी है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार आगे मैंने कुछ फूल से संबंधित उदाहरण लिए हैं, सेम हैं। मैंने ये इसलिए लिए हैं कि आपके मतलब इनका अर्थ है वो अलग अलग रूप से समझ में आ जाए, भी आप लोग है ना वो समास विग्रह करते वक्त कन्फ्यूज में ना आए। तो देखो, इसके पीछे ये 4 मैंने उदाहरण ले रखे हैं। सबके पीछे क्या लगा हुआ है? फूल 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 लगा हुआ है, लेकिन आगे सवर्ण है, कर्ण है, रजत है, हत है। तो आपको इन सवर्ण, कर्ण, रजत और हत का अर्थ समझ के चलना है, तो फिर आपका है वो समास विग्रह कभी गलत नहीं होगा। तो अब देखो, सवर्ण मीन्स होता है सोना। स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना होता है। तो सोने के लिए बना फूल, तो सोने के लिए तो फूल थोड़ी बनता है। ये आप सोचो, सोने के लिए फूल के लिए करोगे तो आपका समास विग्रह वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सोने से बना, किससे बना? सोने से बना। तो से का मतलब यहाँ होता है जोड़ना, तो कौन से समास में चला जाएगा? कर्ण तत्पुरुष में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो, कर्ण फूल। अब संस्कृत में कर्ण मीन्स होता है कान, और कान से तो कोई फूल बनता नहीं, कान को हटाएंगे और फिर कान से फूल थोड़ी बनाएंगे। तो अब आपको यहाँ सोचना है भी कर्ण फूल का मतलब क्या है? कर्ण में पहनने के लिए, यानी कान में डालने के लिए जो फूल बना है उसके लिए क्या आएगा? के लिए आएगा। तो किस में चला जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष में चला जाएगा। इसी प्रकार रजत मीन्स चांदी होती है, तो चांदी से बना फूल करेंगे, चांदी के लिए नहीं करेंगे। चांदी के लिए नहीं बना है, चांदी से बना है, खुद से, यानी चांदी से बना है। तो से का संबंध कर्ण तत्पुरुष से होता है। इसी प्रकार हत फूल, देखो आप एक बात और, ये समस्त पद में हत फूल दिया है, समस्त पद में अगर लिखेंगे तो हत लिखा जाएगा, यहाँ लोप हो जाता है। तो और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं
तो हाथ हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब किसी हम हमारे हाथ से तो कोई फूल बनाएंगे नहीं, हाथ के लिए बनाएंगे, हाथ के लिए बनेगा तो हाथ में पहनने वाला फूल होगा तो वो संप्रदान तत्पुरुष में चला जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब आगे एक मेन बात है, यहाँ से आप ध्यान दो भाई, ये तत्पुरुष समास है, कर्मधारी है, द्विगु है। मुख्य रूप से मैंने आपको बताया है, अगर परीक्षा में पूछे जाए भी समास के भेद कितने होते हैं तो आपको ध्यान रखना है 4 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 2 उपभेद माने गए हैं, एक तो कर्मधारय को और एक द्विगु को। इन तीनों के अंदर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये मेन मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। भी इनमें दूसरा पद प्रधान कैसे होता है, देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। विराजपुत्र सो रहा है, इससे राजपुत्र समस्त पद है, तो इसमें देखना है राजा है वो, राज है वो क्या है? पहला पद हो गया, पुत्र है वो दूसरा पद हो गया। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र सो रहा है। अब सोना जो क्रिया है वो किसके लिए आई है? कौन सो रहा है? सोने का कार्य कौन कर रहा है? राजा कर रहा है, पुत्र कर रहा है? पुत्र कर रहा है। तो पुत्र कर रहा है तो इसमें किसको विशेष दर्शाया गया है? पुत्र को। तो इसमें कौन सा पद प्रदान हो गया? दूसरा पद प्रदान हो गया। और मैंने आपको बताया है जहां दूसरा पद प्रदान हो वहां तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय भी होता है, द्विगु भी होता है, लेकिन कर्मधारय और द्विगु की 2 बात अलग से पहचान है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप मेरा वीडियो को पूरा देखना प्लीज, बीच में स्किप मत करना। अब देखो नीचे दूसरा क्वेश्चन दे रखा, दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, राजपुत्री सो रही है। अब किसकी बेटी सो रही है? राजा की पुत्री सो रही है। तो राजा तो यहाँ पर है पुल्लिंग, और सो रही है क्रिया आई है, लेकिन स्त्रीलिंग क्रिया आई है। तो किसके लिए आई है? देखो स्त्रीलिंग क्रिया राजा के तो लिए नहीं आई, क्योंकि राजा तो पुल्लिंग है, तो पुत्री के लिए आई है। तो इसमें प्रधान कौन हो गया? दूसरा पद प्रधान हो गया। और जहां दूसरा पद प्रधान होगा तो हमें याद रखना है विवाह तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार आगे देखो, क्रमधारय समास में क्या होता है? पहला पद होता है विशेषण, दूसरा होता है विशेष्य, ठीक है। तो इसमें ये नील कमल खिल रहा है, तो अब कौन खिल रहा है? कौन सी क्वेश्चन किया जाएगा यहाँ पे? तो कमल खिल रहा है, तो नीला तो कलर है वो तो खिलेगा नहीं, कमल है वो खिलेगा। कमल यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य आए वहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखो द्विगु समास, इसमें क्या होता है? पहला पद तो होता है संख्यावाची और दूसरा होता है, दूसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद इसमें संख्यावाची आपको ध्यान में रखना है। अगर द्विगु समास में पूछा जाए पद तो दूसरा ही प्रधान होता है, लेकिन पहला पद क्या पहचान है इसकी? संख्यावाची होता है। जैसे पंचरत्न मिल गए, तो मिले कौन है यहाँ पे? पंचमीन तो संख्या हो गई 5, ठीक है। रतन मिल गए, कौन मिले हैं? पंचरत्न मिल गए, कौन मिल गए? रतन मिल गए। तो मुख्य है प्रधान कौन हो गया? इसमें रतन हो गया, तो दूसरा पद प्रधान हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? संख्या भी आई है साथ में और दूसरा पद प्रधान आया है। जहाँ संख्या आए साथ में दूसरा पद प्रधान आए वहां द्विगु समास होगा, ठीक है। आगे देखो मैंने नोट करके डाला है, ये मेन बात आप ध्यान रखना, तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है, अतः ये समास 3 अलग अलग समास न होकर एक ही समास के 3 भाग हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है, अतः ये समास 3 अलग अलग समास न होकर के एक ही समास के 3 भाग माने जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको ध्यान में रखना है इसकी परिभाषा क्या कह रही है। देखो जिस समास में पहले वाला पद होता है वो विशेषण होता है तथा दूसरा पद है वो विशेष्य होता है, और पहला पद है वो उपमान। उपमान का मतलब यहाँ प्रकृति से लिया गया है, ठीक है। आकाश, तारे, चंद्रमा, हमारी जो प्रकृति है ना उस सब से लिया गया है। उपमेय का मतलब है मनुष्य से लिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जिस समास में पहला तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। इसमें दूसरा पद तो प्रधान होता है, लेकिन इसमें विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय का संबंध होता है, आपको ध्यान रखना है। तो अब कर्मधारय समास है उसका निर्माण है वो
तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से पॉइंट से, देखो आप ध्यान रखना है। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण से। किससे बनता है? गुणवाचक विशेषण से। जैसे कमल मुरझा गया, नील कमल मुरझा गया, तो कमल यहाँ पे क्या है? विशेष्य है, और नील यहाँ पर विशेषण है। किसकी विशेषता बताई गई है? कमल की विशेषता बताई गई है। कौन कैसा है, मतलब नीला है, ठीक है, लेकिन कौन मुरझाया? कौन है? कमल मुरझाया है। आपको ध्यान रखना है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ पे कर्मधारय है, तत्पुरुष समास आएगा। तो नील कमल मुरझा गया है, तो ये कमल है, इसकी विशेषता बताई गई है, क्या हो गया है? मुरझा गया है। कमल विशेष्य है और विशेष्य इसमें प्रधान है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास आएगा। आगे देखो, नंबर 2, उपमा अलंकार से भी कर्मधारय समास बनता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण से बनता है, नंबर 2 उपमा अलंकार से बनता है, नंबर 3 रूपक अलंकार से भी बनता है। तो उपमा अलंकार से कैसे बनेगा? देखो, तो ये है उपमान और उपमेय, और पद दे रखा है, समस्त पद आया चंद्रमुख, यानी चंद्रमुख चमक रहा है। तो चंद्रमुख चमक रहा है, तो चंद्रमा के समान, किसके समान? चंद्रमा के समान कौन चमक रहा है? मुख चमक रहा है। देखो, तो यहाँ चंद्रमा क्या है? उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। जब उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो वहां पे क्या होगा? क्रमधारय समास में तो पूछा जाए तो क्रमधारय तत्पुरुष समास होगा, अगर अलंकारों में पूछा जाए तो उपमा अलंकार होगा। आपको ध्यान रखना है। यानी चंद्र के समान कौन चमक रहा है? चमक यहाँ पर कौन रहा है? मुख चमक रहा है। और किसके साथ तुलना हुई है? उपमान यहाँ प्रकृति है, और उपमेय या मनुष्य है, और एक साधारण मनुष्य की किसके साथ हुई है तुलना? प्रकृति के साथ तुलना की गई है। और इसमें किसको श्रेष्ठ बताया गया है? मुख को बताया गया है। किसको बताया गया है? मुख को बताया गया है। कौन चमक रहा है? मुख चमक रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां उपमान और उपमेय आए और उसमें उपमेय को अगर अच्छा बताया जाए तो वहां पे अलंकार में अगर आपसे पूछे तो उपमा अलंकार होगा, समास में आपसे पूछे तो कर्मधारय समास होगा। नंबर 2 तो ये हो गया। नंबर 3 देखो, रूपक अलंकार से भी क्या होता है? कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, कैसे? पहले आया मुख, अब आ गया चंद्रमुख। क्या आ गया? समस्त पद चंद्र। तो चंद्र यहाँ क्या हो गई? प्रकृति हो गई। मुख यहाँ पर क्या हो गया? मनुष्य हो गया। चंद्र क्या है? यहाँ पे उपमान है, और ये मनुष्य क्या है? उपमेय है, ठीक है। और उपमान पीछे, तो रूपक अलंकार में मुख चंद्र, तो चाहे उपमा पहले आए या उपमान पहले आए, तो आपको ध्यान रखना है जहां उपमेय और उपमान आए वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसमें क्या किया गया है? उपमेय का उपमान पर आरोप किया गया है, यानी चंद्रमुख चमक रहा है, यानी मुख रूपी चंद्रमा क्या कर रहा है? चमक रहा है। अब आप यहाँ कौन से प्रश्न करोगे? कौन चमक रहा है? चंद्र चमक रहा है। लेकिन आपने पहले ही मुख को क्या बना दिया? चंद्रमा बना दिया। तो मुख तो अपने आप ही चमकेगा, चंद्रमा चमकेगा तो मुख तो चमकेगा। यानी मुख रूपी कौन चमक रहा है? चंद्रमा चमक रहा है। अलंकार पूछा जाए तो इसमें रूपक अलंकार होगा, समास पूछा जाए तो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब आगे देखो, यही बात मैंने थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए दोबारा लिखी है। पहला पद गुणवाचक होना चाहिए, पहला पद है वो गुणवाचक विशेषण और विशेष्य। दूसरा है वो, पहला पद क्या होना चाहिए? गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। 1 नंबर गुणवाचक विशेषण से बनता है, जैसे महासागर है, महासागर, काली मिर्च, भ्रष्टाचार। तो अब आप इसका समास विग्रह, यानी महासागर कैसा से क्वेश्चन करना है आपको? कैसा है सागर? महान है जो से मिलेगा आपको जब आप समास विग्रह करोगे। महान है जो सागर, ठीक है। इसी प्रकार काली मिर्च कैसी है? काली है जो मिर्च, कैसी है? काली है जो मिर्च। भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट है जो आचार, कैसा है? यानी कैसा से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। वहां पे क्रमधारय समास। अब देखो दोनों पद, इसमें तो दिया था कि गुणवाचक विशेषण 1 नंबर पर, तो गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होना चाहिए। लेकिन अब क्या है? दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं,
आपको ध्यान में रखना है, जहाँ दोनों पद संज्ञा होती है ना, माता पिता, माता और पिता, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। वो मैं कल अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको देखना है, जहाँ दोनों पद विशेषण हो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय। कैसे, देखो, दोनों पद विशेषण हो वहाँ क्या होता है, देखो, शीतोषण, शीतोषण किससे लिया गया है, जल से लिया गया है। जल यहाँ संज्ञा है, शीतोषण कैसा जल, जो शीत है, जो उष्ण है। इसमें आप ध्यान देना, द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। आप कहीं ऐसा कर दो शीत और उष्ण, शीत और उष्ण नहीं होगा। द्वंद्व समास से और किसके बीच में आता है, जब दो संज्ञाएं होती है, जैसे माता पिता, दाल रोटी, तो और लगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों विशेषण है। जहाँ दोनों विशेषण हो, दोनों पद, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो इसका आप समास विग्रह करोगे तो ऐसे आएगा, जो शीत है, जो उष्ण है, यानी ना तो ज़्यादा शीत है ना ज़्यादा उष्ण है, यानी बीच का टेम्परेचर रखने वाला। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, हरा संगन, हरा संगन किसके लिए कहा गया है, खेत के लिए। हरा संगन, जो हरा है, जो संगन है। ठीक है, जो हरा है, जो संगन है। यहाँ आप हरा संगन का ऐसे नहीं कर सकते, और से समास विग्रह नहीं कर सकते, क्यों, खेत संज्ञा है और खेत के लिए हरा संगन आया है। हरा यानी जहाँ पानी दवा आपने ज़्यादा डाला, हरा हो गया। और संगन यानी जहाँ पास पास में पौधे उगे हो तो वो संगन हो जाता है। हरा संगन, दोनों इसमें विशेषण है, और जहाँ दोनों विशेषण हो गए वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कर्मधारय समास से आएगा, जो हरा है, जो संगन भी है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, ये मैंने आपको बता दिया। उपमान और उपमेय से, उपमा अलंकार से भी कर्मधारय समास का निर्माण होता है। कैसे, तो उपमान यहाँ पे क्या है, प्रकृति होती है, और उपमेय यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य है। उपमेय क्या होता है, मनुष्य होता है। और मृग नैनी, कैसी, मृग के नैनों के समान, नैनो वाली, ऐसे खुद मृग के समान नहीं, मृग के, जो हिरन या मृग है उसके जो नैन है बड़े बड़े, उसके समान, के समान, यानी तुलना की गई है किसके समान, जो प्रकृति ने उसको बनाया है उसके समान, नैनो वाली। ठीक है, इसी प्रकार पाषाण हृदय, कैसा हृदय, पाषाण यानी पत्थर के समान हृदय। ठीक है, पाषाण हृदय यानी के समान, पत्थर के साथ तुलना करके, पत्थर जैसे हृदय के साथ तुलना की गई है, पाषाण हृदय। तो आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार रूपक अलंकार से भी मैंने आपको बता दिया, विक्रमधारय समास बनता है। इसमें उपमा, उपमेय पहले आ जाएगा, उपमान बाद में आता है। इसमें आरोप होता है, उपमेय का उपमान पर आरोप लगाया जाता है, यानी चंद्रमा के साथ मुख की तुलना, चंद्रमा से ज्यादा मुख को सुंदर बताना। जैसे चरण अरविंद, अरविंद, तो अरविंद यहाँ पर क्या है, कमल है, और चरणों को कमल से भी ज्यादा क्या बताया गया है, मतलब अच्छा बताया गया है। तो चरण रूपी आएगा इसमें भी, कमल जैसे चरण होने, मतलब रूपी आरोप किया गया है। इसी प्रकार नर शार्दुल, नर मीन्स मनुष्य और शार्दुल मीन्स होता है शेर, यानी शेर से ज्यादा नर को बताया गया है, नर रूपी शार्दुल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है द्विगु समास। द्विगु भी किस में आता है, मैंने आपको बता दिया, तत्पुरुष का ही उपभेद है। द्वि जो है इसमें दो होता है, इसका अर्थ होता है दो। आप देखो, द्वि मतलब दो, गु मतलब यानी गायों का समूह, यानी दो गायों का समूह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ये समास है वो समूह और समारोह पर बढ़ने वाला समास होता है। किस पे, समूह और समारोह पर बढ़ने वाला समास है। कैसे, देखो आप, इसमें दो ही बात आपको ध्यान में रखनी है। एक, क्या होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, और दूसरा, पहला संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखना है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। तो पंच रतन प्राप्त हो गए, पंच मीन्स पांच, ये संख्या हो गई, और रतन कौन प्राप्त हो गए, कौन से आप अगर आंसर करते हो तो इसका उत्तर आपको मिलता है रतन प्राप्त हो गए, यानी यहाँ रत्नों के बारे में कहा गया है, रत्नों को फोकस किया गया है। दूसरा पद प्रधान है, जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे क्या आता है, द्विगु समास आता है। नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह, नवरत्न, नौ क्या है, इसमें संख्या है, और किसका समूह है, रत्नों का समूह है। रत्न इसमें प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, पहला पद संख्यावाची है। तो आपको ध्यान रखना है, शताब्दी,
दो, यानी अब दो यानी वर्षों का समूह। कितने? 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको कहा गया है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे द्वंद्व और बहुवीर्य समास के बारे में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।